स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। शुरुआत करते हैं अपन साइंस क्लास 10th जो है एमपी बोर्ड की, इसके चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट वन में अपन लोग कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन पढ़ करके आए हैं और अब आ जाते हैं पार्ट नंबर सेकंड में, जो कि पार्ट नंबर जो सेकंड है इसमें अपन टोटल ये चैप्टर सेकंड जो है अपना इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहला इस वाले पार्ट का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं। निम्न में से प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल छांटिए। क्या करना है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों को हमें छांटना है। और हमारे पास ये दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा सा यहाँ डैश लगा लेना और उसके बाद से ये ब्रैकेट है अपना क्वेश्चन में, ये यहाँ से इस तरीके से कहाँ तक, यहाँ तक लास्ट में ये ब्रैकेट के अंदर है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है साइट्रिक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल और चौथा है नाइट्रिक अम्ल, पांचवा फार्मिक अम्ल एवं छठवां है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर। तो ये 6 अम्ल हमारे पास दिए गए हैं, तो हमें इनको अलग अलग करके बताना है कि कौन सा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सॉरी कौन सा हमारा प्रबल अम्ल है और कौन सा हमारा दुर्बल अम्ल है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर अपन क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर हमें प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल दोनों की डेफिनेशन भी क्या करनी ही बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ने हेडिंग डाली प्रबल अम्ल और बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन लेकर के आए हैं। तो देखिए प्रबल अम्ल की जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन धनायन, ये जो धन यहाँ लगा है ये धन यहाँ लगता है ऊपर, ठीक है। वो यहाँ पर आ जाते हैं कि विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन धनायन, और या तो ये जो कमजोर वाले बच्चे हैं वो ये वाले बच्चे इतने वाले स्टेप को कर सकते हैं गायब। क्या कर सकते हैं, इतने वाले स्टेप को गायब कर सकते हैं। ओनली याद कर सकते हैं कि विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्लियर हुआ। ये किनके लिए है, जो कमजोर बच्चे हैं वो डायरेक्टली ये याद कर सकते हैं कि विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल जो है वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है इसका दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस अधिक की जगह पर जहां पर ये अधिक लिखा है यहाँ पर आपको कम कर देना है। क्या कर देना है, कम। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली, समझिए। प्रबल का मतलब होता है शक्तिशाली। तो जो शक्तिशाली लोग होते हैं इनके पास अगर कोई भी चीज होती है यानी ताकत वगैरह अगर होती है तो क्या होगी, अधिक होगी कि नहीं होगी। और जो दुर्बल होते हैं वो कमजोर होते हैं, बेचारों का शरीर भी वैसे ही होता है और शक्ति जो है वो भी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि दुर्बल का मतलब यहाँ पर अधिक की जगह पर क्या आ जाएगा, कम। और टोटल डेफिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। क्या लिख देना है आपको, विलयन में कम संख्या में हाइड्रोजन धनायन, ये धन आपको यहीं लगाना है ऊपर, ठीक है। आयन या, और मैंने आपको बताया कि कमजोर वाले बच्चे इतने स्टेप को क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लगाया अपन ने क्या, या का मतलब होता है यही चीज। आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब सुनिए, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल की डेफिनेशन तो हमसे आ गई है, और आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पूछ रहा है कि प्रबल अम्ल और दूसरा पूछ रहा है दुर्बल अम्ल, हमें अलग अलग करने हैं। तो ये बहुत छोटी क्लास में आपसे आप लोग पढ़ करके आ रहे हो, इसका नाम बहुत सुना है आप लोगों ने, HCl। क्या सुना है, HCl, ठीक है। बहुत सुना कि नहीं सुना। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल थोड़ा सा कम सुना है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ये थोड़ा सा कम सुना है। चलिए, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो बहुत ज्यादा सुना है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, ये बहुत ज्यादा आप लोगों ने क्या किया है, सुना है। तो ये हो गया अपना, हाँ याद कर लें, ये जो तीनों के तीनों अम्ल हैं, क्या हैं, ये जो तीनों के तीनों आपको अम्ल दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे का थोड़ा सा गलत लिख गया है, चलिए लो ये है ही नहीं मान लो, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये तीनों के तीनों अम्ल हमारे क्या है, प्रबल अम्ल है। और उसके बाद ये जो अम्ल साइड आपको दिखाई दे रहे हैं, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक और फॉर्मिक अम्ल, ये हमारे क्या हैं, दुर्बल अम्ल हैं। इनके अलावा और कोई भी अगर अम्ल आ जाता है तो आपको कहाँ रख देना है, दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रख देना है। चलिए, तो यहाँ पर आपको पहले नंबर दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा कौन सा है, प्रबल अम्ल। दूसरा है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल यहाँ इन तीन में से तो है नहीं, और नहीं है तो किस में आ जाएगा, दुर्बल अम्ल में। फिर तीसरा है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल क्या हमारा इन तीन में है, नहीं है, यानी ये आ जाएगा दुर्बल अम्ल में। नाइट्रिक अम्ल, बिल्कुल नाइट्रिक अम्ल हमारा काहे में है, प्रबल अम्ल में। फॉर्मिक अम्ल, ये जो फॉर्मिक अम्ल है ये होता है कौन सा, दुर्बल अम्ल। और आपको एक बात बता दूं, आगे अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे
कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या होता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र है ये होता है HCOO, क्या होता है, HCOOH। ये किसका है, फॉर्मिक अम्ल का है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मिक अम्ल का ये आपको बता दिया, क्योंकि आगे चल करके काम आने वाला है कि फॉर्मिक अम्ल का क्या बताना है, हमें सूत्र बताना है। और आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल सब समझते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये होता है हमारा प्रबल अम्ल। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो उसके लिए मैं ये क्या किए दे रहा हूँ, रफ किए दे रहा हूँ, यानी कि ये साफ कर दिया, ठीक है। लीजिए, इस तरीके से अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर। चलिए, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि धावन सोडा तथा बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग लिखिए। तो ध्यान से सुने, ये धावन सोडा है और धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट में अगर हम 10 अणु जल के मिला दें, क्या मिला दें, 10 अणु जो है वो जल के मिला दें, तो बन जाता है हमारा धावन सोडा। और जैसे कि नाम से स्पष्ट है, धावन क्या है, धावन, तो धावन का मतलब होता है धोना। क्या होता है, धोना, यानी कि इसका काम कहाँ होगा, धुलाई वगैरह कार्यों में किया जाएगा। और दूसरा है बेकिंग सोडा। तो यहाँ ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ये बेकिंग सोडा है और यहाँ पर ये धावन सोडा है। चलिए, तो अपन को तो दो दो उपयोग लिखने हैं। तो ये धावन सोडा है, तो धावन सोडा का जो पहला उपयोग है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कांच उद्योग में होता है, साबुन उद्योग में होता है और कागज उद्योगों में होता है। नेक्स्ट है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए भी किया जाता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि धावन का नाम से स्पष्ट है, तो सफाई करने के लिए किया ही जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना बेकिंग सोडा का उपयोग। तो बेकिंग सोडा जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इसका उपयोग सोडा अम्ल, ये अम्ल है, अग्निशामक में किया जाता है। और दूसरा है, इसका प्रमुख उपयोग बेकरी के निर्माण में किया जाता है। ध्यान से सुनना, यहाँ बा में एक ही मात्रा है, बकरी नहीं लिख देना है। बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकरी आप लोग समझते हो, जो आपके ब्रेड, केक केक वगैरह ये जो सब आते हैं, ये सभी क्या कहलाता है, बेकरी बेकरी कहलाता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, अगला 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, अभी मैं आपसे बात ही कर रहा था कि चींटी वाला आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ से आगे क्वेश्चन आ गया अपना। एक चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए, इसके उपचार का उपाय बताइए। तो जो चींटी है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, जो कि अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, मैथेनोइक अम्ल। क्या कहा जाता है, मैथेनोइक अम्ल कहा जाता है। तो आ जाते हैं, अपन को पता चल गया कि चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और इसका जो सूत्र है, ये भी अपन पहले पढ़ चुके, अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका जो सूत्र है HCOOH होता है। अब आगे क्वेश्चन में एक चीज और ज्वाइंट है कि इसके उपचार का उपाय लिखिए। तो इसके उपचार का उपाय क्या होता है, इसके उपचार के लिए कोई उपलब्ध क्षारकीय लवण, क्या करना चाहिए, क्षारकीय लवण। अब क्षारकीय लवण कौन कौन से होते हैं, जैसे खाने का सोडा, ये क्या कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। अगर चींटी काट देती है तो खाने का सोडा अगर वहां पे लगा देते हैं, तो आराम से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो आपको ध्यान से देखें, ये बर्तन दिखाई दे रहे हैं नीचे, पीतल एवं तांबे के बहुत पुराने जमाने के बर्तन हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, मम्मी लोग बोला करती हैं कि कांसे के बर्तन जो होते हैं, तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन, इनमें क्या करना है, दही वगैरह नहीं रखते हैं, ठीक है। दही जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, दही जो रखा जाता है वो मिट्टी के बर्तनों में अक्सर रखा जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों, तो समझिए, यहाँ पर ये लिखा है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि दही और खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है। और हम जानते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और ये जो अम्ल होते हैं, ये पीतल से अभिक्रिया कर लेते हैं। अम्ल क्या करते हैं, पीतल से अभिक्रिया कर लेते हैं। जिंक व कॉपर जो है, क्या है करके इन्होंने पीतल से क्या कर ली, अभिक्रिया कर ली। और जो जिंक एवं कॉपर तांबे से क्रिया करके किसके लवण बनाएंगे, ये कॉपर के लवण बनाते हैं। किसके लवण बनाते हैं, कॉपर के लवण बनाते हैं। और ये जो कॉपर के जो लवण बनकर के तैयार होती है, ये होते हैं विषाक्त। विषाक्त का मतलब होता है जहरीले। तो जैसे ही अगर हमने दही एवं खट्टे पदार्थ अगर पीतल या तांबे के बर्तन में रख दिया, तो उनसे बन जाता है जहर। क्या होता है, जहरीला पदार्थ बनता है। और जहरीला पदार्थ भाई हम अपन क्या करेंगे, अगर खाएंगे तो अपने अंदर क्या होगा, विभिन्न प्रकार के समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर अपना 8। यहाँ कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और यह कैसे बनाया जाता है, इसके उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है,
ये थोड़ा सा मात्रा लगी यहाँ पर, ये गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप जैसे ही प्लास्टर की बात आती है तो तत्काल पहले नंबर आपके दिमाग में आता है हाथ टूटना और पैर टूटना। इसके अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं दिमाग में आती है। क्यों? क्योंकि अधिकांशतः हम लोगों के टूटते ही क्या है, या तो हाथ टूटते हैं या पैर टूटते हैं। अब गर्दन टूट जाएगी तो फिर तुम ही टूट जाओगे, है ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलो ये अलग बात है, मजाक थी थोड़ा सा, बोरियत होने लगती है पढ़ते पढ़ते। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये क्या होता है, प्लास्टर ही होता है जैसे अपन जानते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल से जो साइंस में है वो नहीं जानते अपन। प्लास्टर अपन ने देखा है, उनका प्लास्टर चढ़ गया, उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, और ज्यादा इतना भी जानते हैं कि ये कच्चा एक बार 15 दिन के लिए कच्चा प्लास्टर चढ़ता है और फिर पक्का चढ़ता है 1 महीने के लिए। चलिए तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। यहाँ जाते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह एक अर्ध जलीय कैल्शियम सल्फेट है। क्या है? अर्ध जलीय। अब ये यहाँ शब्द लिखा है अर्ध जलीय। अर्ध जलीय का मतलब होता है जल का आधा अणु। आधा अणु का मतलब 1/2, और जल का फॉर्मूला तो क्या होता है, H2O। तो ये अपना जल का आधा अणु, तो ये कहलाएगा हमारा अर्ध जलीय। समझ में आया? और कैल्शियम, कैल्शियम बोले तो Ca, और SO4 बोले सल्फेट बोले तो SO4। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये जो है अपना ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देख लीजिए यहाँ पर ये लिखा है कैल्शियम, Ca लिखा, SO4 इंटू 1/2 H2O। ये जो यहाँ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है 1/2 H2O, ये ऐसा लिखा है। ठीक, ये है हमारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें क्वेश्चन में ये था कि यह कैसे बनाया जाता है, तो ये लिखा है कि जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है इसे? जिप्सम से। जिप्सम के फॉर्मूले में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में जो अंतर है वो मैं आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ? बता चुका हूँ। और अब आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, इसमें पूछा था इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसका निर्माण अपन ने हेडिंग डाली और इसमें लिखा कि जिप्सम को भट्टी में 273 केल्विन पर, कितने केल्विन पर? 273 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो यहाँ ध्यान से देखें, जिप्सम, तो जिप्सम का फॉर्मूला अपन ने ये लिखा, ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। और ये जो तीर का निशान है ये यहाँ से लग करके ऐसे करके ऐसा है भाई, ठीक है। और इसे 273, ये 75 लिखा है, यहाँ पे 73 कर लेना, ये जो सही है वाला सही है बिल्कुल, यहाँ 75 मिस हो गया होगा गलती से टाइप होते समय। तो 273 केल्विन, तो जाकर के बनता क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O। अब ध्यान से देखिए, यहाँ है जल के 2 अणु, कितने हैं, जो 2 अणु, और यहां पर जाकर के जल का बना आधा अणु। तो 2 में से अगर हम आधा घटाते हैं तो कितना बचा, 1.5। क्या बचा, 1.5। और 1.5 को लिखा जाता है 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 लिखा जाता है। अरे कर्सर नहीं काम करा। तो ये क्या हो जाएगा, जब 1 सही 1/2 को हम सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2 और 1 3/2 आ जाता है कि नहीं आ जाता। चलिए, तो ये हो गया जिप्सम का निर्माण। अब आगे इसमें एक और क्वेश्चन ज्वाइन था कि इसका उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग क्या होता है, खिलौना बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, दंत उद्योग में, और टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में। तो ये थे हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपना 9 नंबर का क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ कह रहा है अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखे भैया, अम्ल एवं क्षार के बारे में अपन पहले वाले पार्ट में थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं, अब सेकंड वाले पार्ट में इसके अंतर पढ़ रहे। तो अपन ने लिखा अम्ल एवं क्षार में अंतर निम्न है, एक साइड अम्ल और एक साइड क्या कर लिया, क्षार। क्या कर लिया, क्षार। तो अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे एवं कषैले होते हैं। अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला, पहला हो गया अपना, और दूसरा हो गया, ठीक है, ये जो है ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इधर आ गए, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। और क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और अम्ल का उदाहरण है H2SO4 और क्षार का उदाहरण है KOH। अपन लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लास में इस चीज को क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से एक बार और भी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अम्ल क्षार में अंतर हमें याद नहीं आता है। तो समझिए, अम्ल और क्षार में आपको पहला अक्षर लेना है आ और दूसरा लेना है छा। तो आप छोटा बड़ा जैसे ही पढ़ते हैं तो आ पहले आता है कि छा पहले आता है। तो आपके दिमाग में बात आ गई है कि सर आ पहले आता है। क्या आता है, आ पहले आता है। अब आ पहले आता है तो ये है, मान लीजिए आपने पीएच स्केल भी फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो पीएच स्केल में यहाँ पर होता है 7। क्या होता है, 7। और ये जो 7 से कम वाली बात आती है इधर, 7 से कम तो ये होते हैं अम्ल, और इधर आते हैं तो 7 से ज्यादा वाले क्या होते हैं, क्षार।
ठीक है। अब आप बताइए, ये 7 से पहले आते हैं यानी छोटा बड़ा में आप पहले आता है, तो अम्ल जो है इनका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम। और जो क्षार है ये बाद में आते हैं, तो क्षारों का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, तो ये हो गया अपना एक अंतर। अब दूसरा, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि नीले और लाल को, सर नीले को और लाल को कैसे करें। तो देखो भैया, परेशान फिर नहीं होना है, फिर से छोटा बड़ा पढ़ो, ताथा दादा ना पापा बाबा माँ, यानी लाल लड्डू का जो ना नल का ये पहले आता है, तो पहले वाला पहले ही वाले में आएगा ना, तो नीला कहाँ आएगा इधर, और जो बाद वाला ला है ये बाद में आता है, तो बाद में आएगा। और दूसरा है, जब अपन पहले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे क्लास में, तब मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल होते हैं इनमें H पक्का होता है शुरुआत में, और जो क्षार होते हैं इनके लास्ट में होता है OH। तो ये अम्ल के उदाहरण और क्षार के उदाहरण अपन ने क्या कर दिए, लिख दिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, और ये है अपना लास्ट क्वेश्चन पूरे टोटल इस चैप्टर का। तो ध्यान से सुने, निम्न लवणों के सूत्र लिखिए तथा इनसे प्राप्त होने वाले अम्ल एवं क्षार लिखिए। ये आपके पास दिए हैं। यहाँ कह रहा है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये वाला जो क्वेश्चन है दिमाग लगा लीजिए, तो बिल्कुल सिंपल है। ध्यान से सुने, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का फॉर्मूला होता है अपना NH4 और क्लोराइड यानी Cl, तो ये हो गया NH4Cl। दूसरा होता है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर का होता है क्या, Cu, और सल्फेट होता है SO4। फिर आता है सोडियम, तो सोडियम Na और Cl क्लोराइड। फिर आता है पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम यानी K2 और सल्फेट यानी SO4। फिर आता है कैल्शियम नाइट्रेट, तो ये कैल्शियम है Ca और नाइट्रेट NO3, और ये नीचे लिखा होल ट्वाइस। तो ये जो नीचे कहीं कहीं ट्वाइस आ जाता है, कहीं थ्राइस आ जाता है, इनके बारे में आपको जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहे थे शायद थोड़ी बहुत चर्चा की थी। और अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट वाले जो चैप्टर है उसको नहीं देखा है, और शायद अगर अपन ज्यादा चर्चा ना कर पाए हों, तो जो 9th क्लास में आप सब पढ़ करके आए हैं, तो इसको ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। कैल्शियम नाइट्रेट का हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस, और मैग्नीशियम नाइट्रेट का हो जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस। ये तो थे अपने नाम लिखे, अपने नाम के बाद सूत्र तो लिख दिए। आगे कह रहा है इनसे प्राप्त होने वाले अम्ल, और दूसरा कह रहा है क्षार। तो एक साइड अपन ने लिखा अम्ल और दूसरे साइड लिखा क्या, क्षार। अब समझना है आपको अम्ल और क्षार में कि अम्ल और क्षार हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपको मैं बताए दे रहा हूं कि जहां पर Cl लगा है, क्या लगा है, Cl, तो Cl में H लगा करके क्या बनेगा, HCl। क्लियर हुआ। और जहां पर SO4 लिखा है, क्या लिखा है, SO4, तो जो SO4 होगा, तो SO4 का तो अपन ने एक ही अम्ल पढ़ा है, वो भी कौन सा, H2SO4। तो जहां जहां SO4 होगा तो उसमें हमें H2 लगा देना है। बात समझ में आ रही है। और तीसरा आता है NO3, तो जहां जहां NO3 होगा वहां पे अभी हमें क्या लगा देना है, H लगा देना है। चलिए तो देखते हैं पहला वाला क्या है, इसमें लगा है लास्ट में Cl, तो Cl लगा है तो इसका अम्ल क्या हो जाएगा, HCl। फिर है यहाँ लास्ट में लिखा है SO4, तो SO4 का अम्ल क्या हो जाएगा, H2SO4। फिर इसमें लिखा है Cl, तो इसका क्या हो जाएगा, HCl। फिर SO4 तो H2SO4। यहाँ NO3 लगा है, NO3 में अभी हमने आपसे बताया कि NO3 में क्या लगा देना है, H लगा देना है, तो ये हो गया HNO3। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे भी NO3 लगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, NO3। क्लियर हुआ। तो किसी भी जो रासायनिक सूत्र है उसका अगर हमें अम्ल बनाना है, तो अम्ल बनाने के लिए केवल इतना ही देखना पड़ता है कि अगर Cl लिखा है तो वहां पर H लिख देना है, और अगर SO4 लिखा है तो वहां शुरुआत में H2 लिख देना है, और अगर NO3 लिखा है तो शुरुआत में क्या लिख देना है, H। बात समझ में आ गई है। तो अम्ल तो हम बना गए, अब आते हैं क्षार। तो क्षार में समझिए कि क्षार कैसे बनेंगे। तो क्षार जितने होते हैं, आप जानते हैं कि क्षार में लास्ट में क्या लगाया जाता है, OH लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, OH। तो आपको जो शुरुआत का ये जो Cl है आपको यहाँ लास्ट में हटा दिया। अब आपको क्या करना है, इस वाले में क्या किया था अपन ने, शुरुआत में लगाया था, और क्षार जो होते हैं इनमें लास्ट में OH लगता है, तो पहला वाला लेना है, तो पहला वाला NH4 लास्ट में OH लगा दो सिंगल वाले के साथ। फिर आते हैं Cu, SO4 हटा करके यहाँ पर क्या लगा दिया, OH का होल ट्वाइस। NaCl हटा दो और क्या आ गया, OH। K के साथ क्या लगा दिया, OH। और ये NO3 जो है इसको हटा करके Ca के साथ क्या लगा दिया, OH। और Mg के साथ क्या लगा दिया, OH। तो ये थे हमारे अम्ल बनाना और क्षार बनाना। अब कहीं कहीं ये ट्वाइस और थ्राइस जो है ये अपन लोग सब पढ़ करके आए हैं, तो परेशान होना नहीं है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। मिलेंगे आपके साथ थर्ड वाले चैप्टर के पार्ट नंबर फर्स्ट में। ठीक है, जय राम जी की।